Assalamualaikum students. Today we are going to start first chapter of our 10th class physics and that is simple harmonic motion and waves. अब सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस 9th क्लास में 9th चैप्टर डिस्कस किए, इसी तरह अभी हम 10th क्लास में हमें 10th चैप्टर जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। What is it to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point? वो कहता है कि बॉडी को हम तब कहेंगे वाइब्रेटिंग कर रही है, वाइब्रेटिंग पोजीशन में या वाइब्रेट कर रही है जब वो बैक एंड फॉर यानी फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में या टू एंड फ्रो मोशन जैसा पेंडुलम क्लॉक की मोशन होती है वो मोशन हम कहते हैं कि वो जो है वो उस वक्त जो पेंडुलम होगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा। एंड द टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। अगर हम देखें कहते हैं कि एक और टर्म आती है वाइब्रेशन की जो ऑसिलेशन। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो बेसिकली वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन इसकी डिफरेंट डेफिनेशन, वाइब्रेशन इज रेफर टू द फिजिकल चेंज ब्रॉट अबाउट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। वो कहते हैं बेसिकली बॉडी की मूवमेंट की वजह से, यानी कि उसमें जो फिजिकल चेंज आता है। इसी एग्जांपल में अगर हम देखना चाहें तो आ जाता है प्लंकिंग ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, यानी कि गिटार जो है हम जो उसकी स्ट्रिंग को जो डिस्टर्ब करते हैं उसको हम कह सकते हैं वो जो है वो वाइब्रेशन। अगर हम ऑसिलेशन की बात करें तो बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में रह के कि बॉडी कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, यानी एक फिक्स पोजीशन पे जो है वो हम कह सकते हैं कि जिसकी डिफिनेशन हम देखें जाए तो ऑसिलेशन इज डेफिनेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूवमेंट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह के कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं वो ऑसिलेशन आ जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो पेंडुलम क्लॉक आप देखें वो किसी पॉइंट फिक्स के एक फिक्स पॉइंट के राउंड जो है वो क्या होता है वो फिक्स हुई होती है, उसी के राउंड में क्या करती है वो वाइब्रेट कर रही होती है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको, ये पेंडुलम है, अब इसकी एक फिक्स पोजीशन है, अब इसी के सराउंडिंग में वो क्या करेगा जो है वो रिवॉल्व करेगी, यानी कि अपनी ऑसिलेशन शो करेगी। अब वापस आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगर है कि वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक में कह रहा है कि इसमें हम इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस को याद को डिस्कस करेंगे और वो सिस्टम भी डिस्कस करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एंड विल डेमोंस्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ पीपल डायग्राम। अब इसमें फर्दर वो कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो वेव्स से रिलेटेड है, तो कहता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को भी डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे और वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम रिपल टैंक डिवाइस है जो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी फॉर इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं कि स्पाइडर टेक्स्ट इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द वेब। ठीक है, अब प्रे की मतलब वो शिकार की बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि स्पाइडर जो है वो कैसे ट्रीट करता है, जो ही वो शिकार जो इंसेक्ट वगैरह उसके वेब पे ठीक है आके वो जो है वो बैठेगा जो भी वो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो स्पाइडर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि वाकई मेरे एरिया में जो है कोई ना कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई प्रे जो है ना वो आ चुका है। ठीक है, जो उसके बाद जो है उसका वो शिकार वगैरह कर देता है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी जो सबसे पहला सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ अ mass attached to a spring. In the final section, we will discuss simple harmonic motion of a different system, the motion of a mass attached to a spring on a horizontal frictional surface, the motion of a ball placed in a bowl, and the motion of a bob attached to a string are example of simple harmonic motion. ये उसने तीनों डिफरेंट जो है वो सिस्टम बता दिए हैं। एक तो आप लोगों को जब भी हम डिस्कस करेंगे जो आज मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड स्प्रिंग, सेकंड जो आ जाएगा बॉल प्लेस इन द बॉल, ठीक है, और थर्ड वन जो है लास्ट जो है वो मोशन ऑफ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग जो है वो, ये तीनों एग्जांपल आ जाएंगे सिंपल हार्मोनिक में। आज सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब इसको हम थ्रू डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रा करके रखी है। तो अब फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें हमने देखा है कि बॉडी को जो हमने एक मैस सेलेक्ट कर लिया कोई भी, ठीक है, तो उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया और किसी एक फिक्स पोजीशन के साथ हमने उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अभी आपके पास जो डायग्राम थी वो हम कह सकते हैं कि ये इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या होगा कि अब ये जो ओ पोजीशन बेसिकली ये ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, अब ए जो पोजीशन आएगी ये एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी और बी आप लोगों के पास राइट साइड पे हम कह सकते हैं कि जब वो बॉडी बेंड होगी वो उसको हम आगे जाके केस डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स बॉडी की क्योंकि जीरो है, यहाँ पे बॉडी की फोर्स क्या है, बॉडी की क्योंकि हमने कोई फोर्स अप्लाई की नहीं है
एक्स इक्वल टू मीन एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में जीरो है क्योंकि हमने इसको कोई फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस नहीं किया। सेकेंड डायग्राम में हम देखेंगे कि बॉडी को अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब बॉडी को जब हम डिस्प्लेस करेंगे, अब डिस्प्लेस करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं। अब ये जो पोजीशन है इसकी वो कौन सी है, हम कहते हैं ये बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब एक्सट्रीम पोजीशन बेसिकली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं इसको कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा होगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 था पहले, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करवाया था हमने बॉडी को। अब हम बॉडी को में डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी को डिस्प्लेस किया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसमें जो है इसने बॉडी ने कवर किया। अब यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। अब जब इसको हमने इस डायरेक्शन में राइट साइड पे फोर्स अप्लाई की, अब यानी कि बॉडी को हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स अप्लाई की थी, अब इस एक्सट्रीम पोजीशन में लेके गए, तो अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है बेसिकली, अब क्योंकि एक इलास्टिक मटेरियल था जो स्प्रिंग था, तो उसमें जो फोर्स स्टोर हो चुकी है वो कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉडी कवर करवाया था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। अब वो कैसे, जो ही हम बॉडी को यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, अब उसने इस डायरेक्शन में, अब ये जो बेसिकली फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, अब इधर से मूव करके आए, अब ये बेसिकली ये सेकंड केस में हमने बताया कि बॉडी को जब हमने डिस्प्लेस किया। थर्ड केस जो आपके पास जो सी डायग्राम है, इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि बॉडी अब बेसिकली अपोजिट टू फर्स्ट डायग्राम के, यानी कि फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो बॉडी यहाँ पे थी। अब बी सेकंड डायग्राम में हमने ये एक्सट्रीम पोजीशन को डिस्कस किया। थर्ड डायग्राम में आप उसको, अब जब बॉडी क्या होगी, कंप्रेस होगी। कैसे, अब जो ही हम इसको रिलीज किया, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुकी है जिस रकम में हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था। अब बॉडी इस रकम में मूव करेगी। अब जब इधर मूव करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आके वो कंप्रेस होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस करवा दिया। अब बॉडी इधर, अब ये बेसिकली फोर्स शो हो रही है जब ये बॉडी कंप्रेस होने के बाद जब मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो फर्स्ट केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, सेकंड केस में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, थर्ड केस में इस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, क्योंकि बॉडी की अब डायरेक्शन अपोजिट टू थी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की थी। यानी कि जो फोर्स हमने अप्लाई की वो बेसिकली उसमें एज अ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब उसी की वजह से बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगी अबाउट द मेन पोजीशन। ठीक है, अब मेन पोजीशन के अराउंड वो क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करते रहेगी। एंड अब कंडीशन ये है कि क्या वो रेस्ट पे आएगी या नहीं आएगी। डेफिनेटली जो बॉडी मूव कर रही है, अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये सरफेस के साथ रब भी तो होगा ना। ये बॉडी जो है जो भी हमें लेट की हुई है वो उसके साथ रबिंग होगी, तो रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होगी तो वो बॉडी की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। और अपोज करते करते कैसा टाइम आएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स में स्टोर हुई हुई थी वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिस्टोरिंग फोर्स की। तो बॉडी बिल्कुल क्या हो जानी है, रेस्ट पे। लेकिन वो तब होगा कि जब बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई हुई थी वो जीरो हो जाए। अब अगर हम फर्दर इसकी डेरिवेशन को अगर हम देखना चाहें तो डेरिवेशन क्या, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें ड्रा किया वो एक्स है। अब एफ इज इक्वल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होने का क्या मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली, यानी कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट में भी उतना ही चेंज आएगा। अब नेट को तो यहाँ पे हम जितनी फोर्स अप्लाई कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसमें, अगर हम थोड़ी जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी आगे तक भी जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है अब स्टिफनेस पे भी, हम स्प्रिंग भी जो ले रहे हैं। अब वो उसके अगर हम इतने ही उसके ऊपर हमने डिफॉर्म करना है कि वो बेसिकली अपनी रियल स्टेट में वापस आ सके। अब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन भी हो जाए, टूट भी सकता है। एफ इक्वल टू माइनस एक्स, अब इसका मतलब क्या है कि एफ जो है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि फोर्स हमने जिस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, ठीक है, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, अब हम यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट बॉडी में इस सेक्शन में कवर हुआ, जो रिस्टोरिंग फोर्स थी उसने अपोजिट इसके क्या किया, एक्ट किया। अब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आ गई, अपोजिट, तो डेट्स वाई हमने इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन अटैच कर दी, क्योंकि जो फोर्स हमने अप्लाई की थी इसके ऊपर और उसकी वजह से जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स इंट्रोड्यूस हुई वो उसके अपोजिट थी। ठीक है, डायरेक्शन उसके अपोजिट, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं नेगेटिव साइन। अब
कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हमने क्या किया, रिमूव किया, तो वहाँ पे इक्वल और के जो है वो बेसिकली के इंट्रोड्यूस हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जगह। फिर अगर हम के की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं माइनस, यहाँ पे साथ में क्या आ जाना है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब के इज इक्वल के की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो माइनस एफ डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम देखें अब अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों हमने इसको यूज़ किया, अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वहाँ पे अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें तो एफ इज इक्वल टू एम में है, यानी कि फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। ओके, अब डेफिनेटली हम फोर्स जो है वो अप्लाई तो कर रहे थे, ठीक है, फोर्स है, मैथ भी हमारे पास है, क्योंकि जब फोर्स जो है वो किसी मैथ के ऊपर अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब बॉडी रेस्ट पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब जो ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, अब इसको यहाँ पे हम लेके आए तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। अब जो वेलोसिटी जीरो थी अब वो हम कह सकते हैं मैक्सिमम होगी जब वो मूव करके हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम रिक्वायर है, चलो हम नैनो सेकंड की बात कर लेते हैं, टाइम रिक्वायर तो था ना, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सेलरेशन। जैसा कि हम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम फार्मूला देखें एक्सेलरेशन का तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आया तो इस वजह से बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो डेट्स वाई हमने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया। अब अगर हम एफ इज इक्वल टू एम में, अब इसी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन जिस यानी कि इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब के की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम में था, तो एम ए एफ एफ को रिप्लेस कर लिया एम ए ने डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमने क्योंकि देखें तो एम भी कांस्टेंट है और एक्स भी सॉरी के भी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एम और के दोनों कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि मैथ जो हमने लेट किया वो चेंज नहीं ना हो गया, जिस अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया तो मैथ और जो कांस्टेंट है वो तो है ही कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए कांस्टेंट इनकी वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे एक्सलेशन और जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनका रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो के एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ जैसे के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है। अब एक एक अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए तो एक्स डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर उसको हमने फर्दर अरेंज कर लिया, अब के एक्स क्या थे जो है वो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, तो ए और रिलेशन निकल जाएगा उसका एक्स के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गए, यानी कि बॉडी में उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितना आप लोग उसको ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस करवाएंगे, उतना ही बॉडी में इंट्रोड्यूस जो होगा एक्सेलरेशन वो उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, नेगेटिव आनी है, ठीक है, जो नहीं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि बॉडी पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, फिर उसको हमने डिस्प्लेस किया, तो फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे हम उसको रिलीज करेंगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वेलोसिटी में अगेन उसकी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर को इसमें लाके लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे बॉडी अगेन रेस्ट रह जाती है। तो ये हम उसको रिलीज करेंगे तो वेलोसिटी का जो है वो क्या आएगा, चेंज आएगा। यहाँ पे अगर जीरो जीरो थी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, बॉडी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड पे, तो जो आपके जो एक्सेशन में चेंज आ रहा है वो अपोजिट साइड है, तो डेट्स वाई जो एक्सेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो है जो है वो डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जानी। अब हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं।
थ्योरी में भी जो सिंपल अभी हम डिस्कस करके वही कुछ एक्सप्लेन किया गया है। डायग्राम तो वही आप लोगों को नजर आ रही होंगी। अब इसकी हम थ्योरी को डिस्कस, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटिंग मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small displacement acts from its mean position, it exerts a force F on the mass. अब वो कहता है कि दोनों केसेस में अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तब भी फोर्स अप्लाई होगी, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो तब भी। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया था तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो गया, अगर आपको यहाँ पे आप रेडी इसको आप कंप्रेस करते हैं नीचे वाले केस में वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि दोनों केसेस में आपके पास वो वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा, यानी कि आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इट्स लेंथ। अब हुक्स लॉ यानी कि आप जितना उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो स्ट्रेस अप्लाई करते हो उतना ही उसकी स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज आएगा, ठीक है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। वही डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आया उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। तो ये हमने जो है वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन, अब ये जो उसने स्क्वायर रूट वो मिस्टेकली उससे लिखा गया है, यहाँ पे इक्वल आता है, ठीक है, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब के की वैल्यू बेसिकली डिपेंड करती है स्टिफनेस पे, स्टिफनेस बेसिकली कितना कि वो हार्ड है कितना सॉफ्ट है, बेसिकली के की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगी। It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is an example of a simple harmonic motion. जैसे कि अभी हम डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल क्योंकि वो हमने क्या किया एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस करें तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुश द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्सीलरेटिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब वो कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करती है, बॉडी को या पुल करेगी या पुश करेगी, ठीक है। दोनों केसेस में अब हम डिस्कस किया कि जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्सीलरेटिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा जो उसकी मोशन होती है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही क्या करता है, जो है वो मूव करता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन में लेके के जो ही हम रिलीज किया तो वो बेसिकली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ उसने क्या किया, मूव किया। The negative sign means that the force exerted by spring is always opposite to the displacement of the mass. ओके, कह रहे हैं कि जो आपने फोर्स अप्लाई की वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होगी, जो स्टोर होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जिस सेक्शन में आपने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, डिस्प्लेसमेंट इस सेक्शन में अप्लाई किया था, तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई थी उसकी डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज सप्लिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन इट इज समटाइम कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। और मैं वो हमने डिस्कस किया कि हमेशा जो आप उसको कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें दोनों केसेस में जो मोशन होगी वो टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होनी है। Initially, the mass m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is zero. अब अगर डेफिनेटली मैस रेस्ट पे था तो उसके ऊपर जनरल फोर्स यानी सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग on it is equal to zero. Suppose the mass is pulled through a distance x up to the extreme position A and then release. अब वही कह रहा है कि जब आपने क्या किया उसको सब जो है वो एक्स एक्सपेरिमेंट कवर करवाया, उसको एक्सट्रीम पोजीशन लेके गए, वहाँ से उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, the restoring force exerted by the spring on the mass will pull it toward the mean position O. Due to the restoring force, the mass move back toward the mean position O. अब वो कह रहे हैं कि definitely due to restoring force body क्या करेगी, toward the mean position क्या करेगी, move करेगी। The magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes zero at the at O. अब वो कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी जो मैथमेटिकली वैल्यू हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ आती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, जो है वो जीरो होती जाएगी, ठीक है। मतलब लेस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल वो जीरो पे हो जानी है ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। However, the mass again gains speed as it move towards the mean position and speed become maximum at अब वो कहता है कि ओ पोजीशन पे यानी कि ओरिजिन पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जो ही वो मेन पोजीशन से अवे मूव करेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। इसी वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O, but continues its motion and reaches the extreme position B. अब ड्यू टू इनर्शिया, जैसे हमें फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ा था कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया का अगर बॉडी मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल की कोई एक्सटर्नल फोर्स को जो है वो अप्लाई करके उसको मूव करवाए या स्टॉप ना करवाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहेगी, मोशन एग्जीक्यूट करती रहेगी, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करती रहेगी।
अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ड्यू टू मोशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है। क्योंकि बॉडी मेन पोजीशन पे क्या करेगी, रुकेगी, मूव करती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन जो होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉडी जाके रेस्ट हो जानी है। और रेस्ट पे जब हम बात करें तो किसी बॉडी की पोजीशन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, बॉडी मैक्सिमम होगी। और आपके पास अगर हम बात करें बी पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे आके वो कंप्रेस होना है और अगेन बॉडी ने रेस्ट पे आना है, तो यहाँ पे अगेन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो इस वजह से वो जीरो हो जानी है। Next, at the same at the mass move as a mass move from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting on it towards the mean position steadily increasing in strength। अब वही कह रहा है कि जब आप उसको मूव बॉडी को मूव करोगे वे मीन पोजीशन से, तो वो क्या करेगी कि वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जो है वर्क करेगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड की। एंड द स्पीड ऑफ द मास व्हिच इज दैट मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब वही कह रहे हैं कि उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब वो मूव करके जाएगा तो उसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा, डिक्रीज आएगा। द mass finally come briefly to rest at extreme position B। अब वो कहता है कि डेफिनेटली एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। अल्टीमेटली द mass return to the mean position due to restoring force। और फिर जब क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स हुई हुई थी, बेशक उसकी वैल्यू पहली वाइब्रेशन से कम हो जाएगी, लेकिन जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगी। दिस प्रोसेस रिपीटेड एंड द mass continues to oscillate back and forth about the mean position of such motion of a mass that was spring on a horizontal frictionless surface is known as the simple harmonic motion। और अगर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अंटिल कि उसके ऊपर अगर फोर्स कर रही है तो वो उसको जो है उसकी मोशन को पॉज करके जीरो ना कर दे। अब वो फ्रिक्शनल सरफेस में कह दिया है कि फ्रिक्शनल सरफेस यानी वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो अगर हम कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू को भी निगलेक्ट करें तो वो मोशन कॉन्टिन्यूसली बॉडी करती रहेगी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उसकी मोशन जो है वो एज अपोज होगी और कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जानी है। द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब टाइम पीरियड हम उस बॉडी का जो है जो भी हमने मास अटैच किया होता है उसको हम इसका मूल्य के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। हम 2 पाई तो है ही वो कांस्टेंट, दोनों की वैल्यूज m जो हमने उसका साथ अटैच किया और जो कि हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट करके यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम देखें तो ह्यूमन ईयर ड्रम कैन oscillate बैक एंड फोर्थ अप 20,000 टाइम इन 1 सेकंड, यानी ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप ह्यूमन ईयर ड्रम है वो 20,000 टाइम 1 सेकंड में 20,000 टाइम जो है वो oscillate करता है। अब ये जो आप लोग क्विज है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा लाजमी। मैं इसको आप लोगों को समझा देता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग इसका लाजमी जो है वो मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल मूविंग मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम इक्वल। वो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या होगा कि जब बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाए। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो आप लोग जो है वो कमेंट मुझे कीजिएगा, उसमें आप लोगों ने आंसर करना है कि जब बॉडी की जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम हो जाए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा।